गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन 12th क्लास की ज्योग्राफी का तीसरा लेसन पढ़ेंगे, यूनिट सेकंड, पॉपुलेशन कंपोजिशन। देखो, सबसे पहले ये होता है जनसंख्या संगठन क्या होता है। किसी भी देश की जनसंख्या का मतलब जनसंख्या की संरचनाओं का जनसंख्या संरचना की विशेषताओं का आकलन किया जाता है। इसमें ये है आकलन किया जाता है। प्रत्येक इनकी मदद से जनसंख्या समूह को पृथक किया जा सकता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों के स्त्री और पुरुष होते हैं। मतलब क्या है कि हर देश के अंदर जनसंख्या के 3 वर्ग होते हैं। एक तो 0 से 15 साल का, एक 15 से 59 साल तक का, और एक है 59 साल से अबव का। तो जो अपनी 15 से 59 साल तक का जो जनसंख्या कंपोजिशन होता है, जो जनसंख्या संगठन होता है, वो क्रियाशील जनसंख्या होती है। और 0 से 15 और 15 से मतलब 60 से ऊपर वाली जनसंख्या होती है, वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है। ठीक है, अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेक्स कंपोजिशन क्या होता है। सेक्स कंपोजिशन देखो, अलग अलग नेशन में अलग अलग प्रकार से ज्ञात किया जाता है। लेकिन अपने भारत में क्या होता है कि स्त्रियों की संख्या अपॉन में डिवाइड बाई किसे करेंगे, पुरुषों की संख्या मल्टीपल किसे कर देंगे, 1000 से। और हर देश की जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है, लिंग अनुपात कहा जाता है। भारत में यह अनुपात क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। और अदर नेशन में क्या होता है, देखो, मेल्स अपॉन में फीमेल, क्योंकि यहाँ पे मेल्स की जो संख्या है वो कम है और फीमेल की संख्या क्या है, ज़्यादा है। ये कहाँ की बात कर रहे हैं अपन, यूरोपियन देशों की, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। और मल्टीपल किससे कर देंगे, मल्टीपल तो हमेशा ही, चाहे इंडिया में हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो या अदर नेशन हो, मल्टीपल तो 1000 से ही करते हैं, क्योंकि सेक्स कंपोजिशन को ये मतलब सबसे शुद्ध तरीका है। मेल्स अपॉन में फीमेल मल्टीपल किसे कर देंगे। अब तक का जो रेशो है वो पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का कितना है, 990 है। लेकिन अगर अपन भारत अकेले की बात करते हैं तो फीमेल का मतलब यहाँ पे क्या है कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम है। डिवाइड वाइज किसे कर देंगे, मेल से मल्टीपल किसे कर देंगे, 1000 मतलब 1000 से, क्योंकि यहाँ पे फीमेल की संख्या जो है वो मेल से कम होती है। इसलिए यहाँ पे भारत में इनका जो टोटल स्ट्रक्चर है वो 960 है। एंड नाउ एज स्ट्रक्चर के बारे में अपन अगले टॉपिक में बात करते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका ये महत्व क्या रखता है, ये देखो। किसी लिंगानुपात से किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। स्त्री पुरुषों के अलग अलग आंकड़े, जैसे कि रोजगार हैं, उपभोग प्रारूप हैं, समुदाय हैं, समुदाय की सामाजिक आवश्यकताओं को समझने के लिए आवश्यक हैं। लिंगानुपात अर्थव्यवस्था का सूचक होता है। अनेक जनसांख्यिकी लक्षणों, जैसे कि इसके जो जनसांख्यिकी लक्षण जो हैं वो क्या क्या हैं कि जन्मता, उत्पत्ति क्रम, अनेक जनसांख्यिकी लक्षण जैसे कि जन्मता है, उत्पत्ति क्रम है, मर्त्यता है, प्रवास है, वैवाहिक स्तर है, व्यवसायिक संरचना है, मतलब अपने काम के प्रति इत्यादि के विश्लेषण के लिए लिंगानुपात का ज्ञान महत्वपूर्ण है। देखो, किसी भी कारण से मानव क्या है, वो अपने समाज को छोड़ सकता है। जन्मता का कारण भी हो सकता है, उत्पत्ति क्रम भी हो सकता है, और मर्त्यता भी हो सकती है। प्रवास भी हो सकता है, वैवाहिक स्तर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इनमें क्या होता है कि इत्यादि के विश्लेषण के लिए लिंगानुपात का ज्ञान महत्वपूर्ण है। इनका विश्लेषण ज्ञात करने के लिए लिंगानुपात का निकालना जरूरी होता है। 1000 लिंगानुपात का मतलब क्या है यहाँ पे कि पुरुष व स्त्रियों की संख्या समान है, व लिंगानुपात क्या है, संतुलित है।
1000 से अधिक लिंगानुपात का मतलब यह है कि स्त्री पुरुषों से ज़्यादा है। 1000 से कम लिंगानुपात का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इस चीज़। लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखो 3 कारक होते हैं। एक तो होता है स्त्री और पुरुष के जन्म दर में अंतर, दूसरा होता है स्त्री पुरुष की मृत्यु दर में अंतर, तीसरा होता है प्रवास। स्त्री पुरुष के जन्म दर में अंतर में क्या होता है कि जन्म के समय नर बच्चों की संख्या मादा बच्चों की संख्या की बजाय ज़्यादा होती है, मतलब स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम होती है। पुरुष जन्म के समय ज़्यादा पैदा होते हैं, मतलब 104 से 107 के मध्य पैदा होते हैं। जन्म के समय प्रत्येक 104 से 107 नर बच्चों के अनुपात में 100 मादा बच्चे होते हैं। किंतु जन्म से पहले और बाद में की जो दशाएं होती हैं वो कभी कभी इस स्थिति को परिवर्तित कर देती हैं। दूसरा पॉइंट होता है मृत्यु दर में अंतर। देखो जन्म के समय तो नर बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है और मादा बच्चों की संख्या कम होती है, लेकिन 30 एज के बाद में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होती जाती है और पुरुषों की संख्या कम होती जाती है। उसका सबसे पहला पॉइंट माइग्रेशन भी हो सकता है, उसकी मर्त्यता भी हो सकती है, जन्म दर, उसका मतलब कोई भी कारण हो सकता है। वैवाहिक स्तर होता है कि वो इस स्थान को छोड़कर किसी अलग स्थान पर चला जाता है। देखो मृत्यु के समय क्या होता है कि मतलब 30 एज तक स्त्रियों की संख्या कम होती है, मादा बच्चों की मतलब मादा बच्चों की संख्या नर बच्चों से कम होती है, लेकिन जैसे जैसे ही 30 की एज को पार करते जाते हैं वैसे वैसे ही नर बच्चों की संख्या घटती जाती है। और 100 स्त्रियों पर लास्ट 95 की एज पर कितने बचते हैं? केवल 50% पुरुष बचते हैं। और इस विकासशील देशों में, विकसित देशों में तो ये कारण है, और विकासशील देशों में क्या कारण है कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कम होती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ परिस्थितियाँ हैं, जन्मता की परिस्थिति हो सकती है, जन्म के समय कुछ प्रथाएं हैं जैसे दहेज प्रथा है, कुछ कारण भी हो सकते हैं जैसे शिशु मृत्यु दर हो सकती है, या और भी कारण वैवाहिक स्तर पर हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है जिससे क्या होती है स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या के बजाय कम होती है। तीसरा पॉइंट अपनाता है माइग्रेशन, प्रवास। स्त्री और पुरुषों का प्रवास भी लिंगानुपात को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि विकसित और विकासशील दोनों ही देशों की बात करते हैं। 30 की एज के बाद में पुरुषों का माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, प्रवास सबसे ज़्यादा होते हैं। पुरुष क्या करते हैं? गांव से नगरों की ओर प्रवास कर जाते हैं। इस कारण से स्त्री और पुरुषों का प्रवास भी लिंगानुपात को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। प्रवास में क्या होता है कि लिंगी चयनपरकता बहुत अधिक होती है। लिंगी चयनपरकता मतलब क्या होता है कि पुरुष की संख्या स्त्रियों की संख्या के प्रवास में लिंगी चयनपरकता बहुत अधिक होती है। अधिकांश विकासशील देशों में क्या होता है कि विशेषतः एशिया और अफ्रीकी देशों में बड़ी संख्या में पुरुष ग्रामीण इलाकों को छोड़कर कहाँ जाते हैं? नगरों की ओर प्रवास कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आजीविका कमाने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि ग्रामीण इलाकों में स्त्रियों की संख्या का अनुपात बढ़ जाएगा और नगरीय इलाकों में पुरुषों की संख्या का अनुपात बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि कलकत्ता के अंदर क्या है कि 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या मात्र 570 है। क्यों? क्या कारण है इसका? क्योंकि स्त्रियां गाँव में रहती हैं और पुरुष नगरों की ओर प्रवास कर जाते हैं और वहीं रहकर बस जाते हैं और अपनी आजीविका कमाने के लिए, रोजगार के लिए नगरों की ओर प्रवास कर जाते हैं। ये है विकासशील देशों की बातें। तो लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। पहला कारक है स्त्री पुरुष के जन्म दर में अंतर। समझ में आया कि जन्म के समय क्या होता है कि नर बच्चों की संख्या मादा बच्चों की संख्या के बजाय ज़्यादा होती है। जैसे जैसे समय का अंतराल होता जाता है मादाओं की संख्या बढ़ती जाती हैं। स्त्री पुरुष की मृत्यु दर में डिफरेंस क्या हुआ कि जन्म के समय
पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है और मृत्यु के समय स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होती चली जाती है, क्योंकि 30 की एज के बाद में ये सब कंडीशन शुरू होती हैं। तीसरा पॉइंट अपनाता है माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है कि विकासशील देशों में क्या है कि पुरुष अपनी आजीविका कमाने के लिए गांव से नगर की ओर प्रवास कर जाते हैं और वहाँ पे नगरों की संख्या बढ़ जाती है और गाँवों की संख्या घट जाती है। इसलिए स्त्रियों की संख्या वहाँ पर लगातार बढ़ती रहेगी और पुरुषों की संख्या घटती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कलकत्ता का। कलकत्ता में क्या है कि 1000 पुरुषों के पीछे मात्र कितनी स्त्रियाँ हैं? 570 स्त्रियाँ हैं। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि पुरुष जो हैं वो कलकत्ता के अंदर मतलब अपनी आजीविका कमाने के लिए आते हैं और स्त्रियाँ कम हैं। अगला टॉपिक अपनाता है लिंगानुपात का सामान्य प्रारूप। जनरल प्रारूप जो है वो देखो, जनरल स्ट्रक्चर है कि पूरे विश्व की अगर अपन बात करते हैं, इस टॉपिक का अपन अगली वीडियो में चर्चा करते हैं। थैंक्स। इस चैप्टर का पहला लेक्चर समाप्त। अगले टॉपिक में बात करेंगे लिंगानुपात का सामान्य प्रारूप।